नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को हम क्लास 11th की बायोलॉजी को पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत चैप्टर का नाम है। तो ये नेक्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट यहाँ 2 है, इसको लिख देंगे हम थंबनेल में। पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि पूरे बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझ में आ जाए। अगर पिछले वाले पार्ट में, पिछले वाले लेक्चर में नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि हम देखें इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कल के लेक्चर में हम लोग को बायोलॉजी के पिता, बायो के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी किसे कहता है। तो पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को यानी अरस्तु को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है, बायो को 2 भागों में बांटा गया था। एक है बोटोनी, एक है जूलॉजी, जिसे हम एक बार ह्यूमन प्लांट कह सकते हैं। प्लांट एक ह्यूमन, ठीक है। प्लांट का जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बोटोनी। और ह्यूमन का जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जूलॉजी। यहाँ तक आप लोग को पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दिया जाए, ये दोनों यहाँ आप लोग को बताने वाले हैं नॉमन कल्चर के बारे में। नॉमन कल्चर के बारे में बताएंगे। नॉमन कल्चर यानी हम नॉमन कल्चर को कितने भागों में बांटा गया, यानी जूलॉजिकल और बोटोनिकल आप लोग को बताए थे ना, जूलॉजिकल बोटोनिकल, वही बोल रहा है। उसी का मतलब होता है नॉमन कल्चर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ICZN, एक होता है ICBN। ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमन कल्चर। क्या है? नोमन कल्चर। तो ICZN का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग को बताना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमन कल्चर। अगर ICBN की बात करें तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमन कल्चर। इंटरनेशनल ऑफ होना चाहिए यहाँ, तो ऑफ हम लिख देते हैं, ऑफ, ठीक है। तो आप लोग को कॉपी में लिखते जाना है कि इन ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑफ कॉड बॉटनिकल, कॉड ऑफ, सॉरी यहाँ होना चाहिए कॉड ऑफ, कॉड ऑफ यहाँ होना चाहिए ऑफ, ठीक है, ऑफ यानी इंटरनेशनल कॉड ऑफ बॉटनिकल नॉमन कल्चर। ये हो गया। अगर जूलॉजिकल नेम की बात करें तो जूलॉजिकल नेम आप लोग को बताई थी यहाँ कि ह्यूमन और किसके बारे में, यहाँ प्लांट और ह्यूमन के बारे में बताई थी। 2 भागों में बायो को बांटा गया था। तो वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जूलॉजिकल नेम क्या है। तो ह्यूमन है जूलॉजिकल नेम, और ह्यूमन का जो जूलॉजिकल नाम क्या है, तो होमो स्पेनिस। क्या है? होमो स्पेनिस। अगर बोटनिकल नेम की बात करें, मैंगो का बोटनिकल नाम पूछे एग्जाम में तो आप लोग को बनाना है मैंगीफेरा। क्या बताना है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय, वैज्ञानिक वैज्ञानिक का नाम लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी हम किसी भी वैज्ञानिक, जैसे कि अरस्तु की बात करते हैं या हम गैलीलियो की बात करते हैं, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम है, या हम कोई भी वैज्ञानिक का बात करते हैं, तो वैज्ञानिक का जो नाम लिखा जाता है, जिसका नाम, जो नामकरण दर्शाया जाता है, तो उसको हम लिखने का एक ढंग क्या है, एक तरीका क्या है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बता दिया कि ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये हो गया। और तथा ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दोनों आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। ICBN तथा ICZN के द्वारा पौधों व जंतुओं को एक नाम दिया जाता है जिस नाम से वह सभी स्थानों पर समान रूप से पहचाने जा सकें। यानी किसी भी पौधा का एक नाम दिया जाता है। हम किसी भी पौधा को कैसे जाने कि हाँ ये पौधा का ये नाम है, ये पौधा का ये नाम है, या इस पौधे का ये नाम हो सकता है या होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि जिस नाम से वह सभी स्थानों पर समान रूप से पहचाने जा सकें, यानी एक
यहाँ बोल रहा है कि द्वारा पौधे व जंतुओं को एक नाम दिया जाता है जिस नाम से वह सभी स्थान, यानी किसी भी जंतु का, जैसे कि चिड़िया हो गया तो चिड़िया का एक ही नाम है, यानी चिड़िया अगर जैसे चिड़िया बोले तो हाँ हमारे माइंड में वो चिड़िया का जो फोटोग्राफी है उसका एकदम डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण हम चिड़िया का पता कर लेंगे और चिड़िया इसी प्रकार होता है। हाँ, चिड़िया का एक ही नाम होता है, एक ही पक्षी है चिड़िया। अगर कबूतर की बात करें तो एक ही पक्षी है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, नाम देते समय यह ध्यान रखते हैं कि एक नाम दो जीवों का ना हो। अगर हम चिड़िया की बात करते हैं तो वो एक ही चिड़िया होना चाहिए, उस नाम से कोई दूसरा अन्य जीव नहीं होना चाहिए, ठीक है, अन्य जीव ना हो, एक ही नाम से दूसरा जीव ना हो। जैसे कि हम लोग में है, मनुष्य में है, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर मोनू है तो दूसरा भी का नाम मोनू ही कोई कोई रख देता है, लेकिन जीव जंतु में क्या है, वो नहीं होता है, ठीक है। जीव हम लोग भी आते हैं, जीव में हम लोग भी आते हैं, बट एक ही नाम का दो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यह नाम, तीसरा पॉइंट में है, यह नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। किसी भी जीव जंतु का नाम लिखेंगे अगर वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। एक लैटिन भाषा आप लोग पढ़े होंगे, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ये सभी भाषा पढ़े होंगे, तो मुख्य रूप से हम लैटिन भाषा की बात कर रहे हैं। चौथा नंबर में है कि जब भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द प्रजाति का हो। किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिखे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वह किस वंश का है, वंश देखने के बाद हम पता करेंगे कि वह किस प्रजाति का है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिखते समय आप लोग को सबसे पहले से वंश चुनना है, उसके बाद प्रजाति चुनना है, यानी ये दोनों को दर्शाना है आप लोग को, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट में है कि वंश का पहला शब्द कैपिटल लेटर तथा प्रजाति का पहला शब्द स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, वंश का जो पहला लेटर, आप लोग को बताए थे कि वंश और प्रजाति, किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिखते समय वंश और प्रजाति का लिखना जरूरी है, उसको ध्यान रखते हुए उस बातों को लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर वंश का पहला शब्द लिखेंगे तो वह कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी बड़ी अक्षर होना चाहिए। अगर हम प्रजाति का नाम पहला अक्षर लिखें तो वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, यानी छोटी अक्षर होना चाहिए, ठीक है। अगर छठा पॉइंट की बात करते हैं तो वैज्ञानिक नाम लिखते समय कर्सिव लेटर में लिखना चाहिए। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्ट है, किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे वह कर्सिव लेटर में होना चाहिए, ठीक है, कर्सिव लेटर में होना चाहिए। अगर सातवां नंबर की बात करते हैं, वंश तथा जाति को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, यानी वंश को अलग अंडरलाइन करेंगे और जाति को अलग अंडरलाइन करेंगे। यानी मान लीजिए कि कुछ भी हम लिखें, अरस्तु लिखें तो इसे अंडरलाइन करना अनिवार्य है। ये होता है नामकरण का रूल, फैक्ट रूल, एकदम सही जानकारी वाला रूल। आठवां नंबर में है कि नामकरण की प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसके कारण इन्हें नामकरण का जनक या पिता कहा जाता है। हाँ, सबसे पहले जो नामकरण हुआ है किसी भी, जैसे कि हम वंश और प्रजाति को देखते हैं किसी भी वैज्ञानिक का नाम लिखते समय, अगर वंश प्रजाति को देखने के बाद हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को देखते हैं, स्मॉल लेटर देखने के बाद हम कर्सिव लेटर को में लिखते हैं, कर्सिव लेटर लिखने के बाद हम उसे अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करने के बाद जो नामकरण का प्रणाली होता है उसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसके कारण इन्हें नामकरण का जनक या पिता कहा जाता है। जी हाँ, नामकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को नामकरण का जनक, वैज्ञानिक नामकरण का जनक, वैज्ञानिक नामकरण का जनक, नामकरण का जनक जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और मंथली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया आठवां पॉइंट। अब अगली बढ़ते हैं, अगली की ओर। जब भी नामकरण किया जाता है तो उसके जनक का भी नामकरण किया जाता है। अगर जैसे कि मैंगो है, ठीक है, यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जब भी नामकरण किया जाता है तो उसके जनक का भी नामकरण किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि मैंगो का नामकरण हमें करना है, मैंगो का वैज्ञानिक नामकरण करना है, तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफीरा। क्या होता है, तो मैंगीफीरा होता है। मैंगीफीरा इंडिका क्या है, मैंगीफीरा इंडिका लीन। मैंगीफीरा इंडिका लीन का मतलब हुआ कि
अगर मैंगो का वैज्ञानिक नाम पूछे तो मैंगीफेरा इंडिका होता है, लीन नहीं होता है। अगर लीन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका जनक का नाम है। लीन किसका नाम है? तो उसके जनक का नाम है। ठीक है, लीन किसका नाम है? तो जनक का नाम है लीन। मैंगो का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो मैंगीफेरा इंडिका देना है। अगर मैंगो का वैज्ञानिक नाम के साथ साथ जनक भी पूछे तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है? लीन है। ठीक है, हम आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे कि कोशिका 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 के बारे में बताए थे, यानी सेल के बारे में। सेल के बारे में यह बताए थे कि कोशिका को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है, यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, कोशिका को पहले तो एक कोशिकीय दूसरा हम बहुकोशिकीय का नाम देते हैं बहुकोशिकीय। समझ जाइएगा, इसमें लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और तीसरा का पॉइंट है अकोशिकीय। अकोशिकीय। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम एक डिजिटल बोर्ड भी ले सकते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करें तो। ठीक है, ये हो गया। क्या हो गया? कोशिका को, सेल को यानी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे हम पहला को कहते हैं अकोशिकीय, दूसरे को बहुकोशिकीय, तीसरे को अकोशिकीय। सॉरी, पहला को एक कोशिकीय, दूसरे को बहुकोशिकीय और तीसरे को अकोशिकीय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं किसका? तो एक कोशिकीय की बात करते हैं। एक कोशिकीय की बात करते हैं। एक कोशिकीय की बात करते हैं तो वो आप लोग को पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे। पहला का नाम है अमीबा। अमीबा के बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे। दूसरा है पैरामीशियम और तीसरा है यूग्लिना। ये सभी क्या है? ये सभी एक कोशिकीय है। क्या है? तो एक कोशिकीय है। आप लोग को जानकारी होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अमीबा का आकार ऐसे करके यानी किसी भी आकार का होता है, वो अपना ढांचा तैयार कर लेता है। ठीक है, वो किसी पर उसका कोई भी हम कह सकते हैं कि फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, वो आकार बदलते रहता है। जैसे कि हम भोजन को यहाँ रखें, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? वो कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? तो ग्रहण कैसे करता है? तो कूटपाद के द्वारा करता है। ठीक है, कूटपाद के द्वारा करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ भोजन है। ठीक है, ये क्या है? एक भोजन है। इसको हम कुछ खाने के लिए दे दिए। ये क्या करेगा? एक ढांचा तैयार करेगा, ऐसे करके। ये जो भोजन है, यहाँ जो भोजन यहाँ रखे हैं, उसको वो अंदर कर लेगा। कहाँ कर लेगा? तो यहाँ कर लेगा। इसी प्रकार वह भोजन करता है, यानी वह बाहर से अपने कूटपाद के द्वारा वो ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण वो शरीर की जरूरतों को पूरा कर लेता है। ठीक है, ये हुआ एक कोशिकीय। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय की, तो हम लोग हो गए, यानी मनुष्य बहुकोशिकीय में आ गया। मनुष्य, जानवर हो गया, ये सभी क्या है? ये बहुकोशिकीय है। अगर अकोशिकीय की बात करें, अकोशिकीय जिसमें कोशिका ही नहीं होता है, तो वह हो गया वायरस। हाँ, अगर वायरस की बात करते हैं तो वायरस अकोशिकीय है। वायरस के साथ साथ विषाणु भी अकोशिकीय है। क्या है? तो अकोशिकीय है। अगर हम बात करते हैं डीएनए आरएनए, जो आनुवांशिक लक्षण है डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए, ये भी एक प्रकार का अकोशिकीय है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में, HIV वायरस के बारे में, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये पढ़ना है HIV के बारे में। तो HIV वायरस एक कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण है। ये आनुवांशिक लक्षण नहीं है, बट एक संक्रमित लक्षण भी है। इससे संक्रमण से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर आप लोग को बताने वाले हैं। ये हो गया। ये क्या है? तो ये है, क्या है? HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस, ये है HIV वायरस। इस प्रकार का ढांचा होता है। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि
एग्जाम में ये 12th में आप लोग को पूरे विस्तार से पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? तो 12th में पढ़ना है, और 12th में इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस HIV वायरस का स्ट्रक्चर, यानी उसका चित्र, नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को बनाना है। नोट में है कि विषाणुओं में कोशिका नहीं पाई जाती है, आप लोग को पहले ही बता दिए, यानी ये अकोशिकीय है। केवल RNA DNA होता है, वह प्रोटीन से घिरा होता है। इसमें सिर्फ ओनली RNA और DNA होता है। ठीक है, RNA और DNA जो कि प्रोटीन से घिरा होता है, प्रोटीन से घिरा होता है। चलिए अब अगला। अब क्या, एक कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। एक कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का प्रो का मतलब होता है ओल्ड, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है क्रियोन। और क्रियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। ये समझ में आ गया। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो EU का मतलब होता है ट्रू। अकैरियोटिक का मतलब होता है क्रियोन। क्रियोन होना चाहिए, क्रियोन होगा। और क्रियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का अर्थ होता है क्या? केंद्रक। यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो यहाँ लिख सकते थे बट नहीं लिखे। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सत्य, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, विषाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या है भाई? ये है पैरामीशियम। क्या है? तो पैरामीशियम है। इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग को बनाना है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा, और स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है। ठीक है, नहीं बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अब क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को, वर्गीकरण का जनक। ठीक है, और वर्गीकरण यानी हम दो भागों में बांटा गया है। कैरोलस लिनियस जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक प्लांट है, एक एनिमल है। प्लांट टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका था, किसका कथन था? तो कैरोलस लिनियस का था, जो कि प्लांट और एनिमल को दो भागों में कन्वर्ट किया था, दो भागों में क्लासिफिकेशन किया था। तो अगर पूछे कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब RH व्हिटाकर है। RS व्हिटाकर को 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा गया था। 5 किंगडम यानी 5 भागों में से बांटा गया था। एक मोनेरा, एक प्रोस्टिका, एक फंगी, एक प्लांट, एक एनिमल। ठीक है, एनिमल, मोनेरा, प्रोस्टिका, कवक, पौधे, जंतु, ये 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, अब वर्गीकरण क्या है? तो जीवों को उनके लक्षणों व स्वभाव, रहन सहन, संरचना आदि के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो उसे ही वर्गीकरण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोग को समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्गीकरण क्या है? तो जीवों को, कोई भी जीव है, अगर उसका लक्षण, यानी उसका, जैसे कि दो जीव है, एक जीव का अलग लक्षण है, एक जीव का अलग लक्षण है। यानी मान लेते हैं कि एक जीव आलसी है, दूसरा जीव आलसी नहीं है। ठीक है, वो फुर्तीला है, तो वो दोनों का अलग अलग लक्षण हो गया। अब स्वभाव की बात करते हैं। कोई होता है गुस्सेला, कोई होता है नरम, तो वो हो गया स्वभाव उसका। रहन सहन, कोई रहता है जंगल में, तो कोई रहता है घोंसला में, या कोई रहता है घर में, तो ये हो गया उसका रहन सहन। यानी उसका संरचना, कोई किसी का पैर मोटा होता है, किसी का पैर पतला होता है, या कोई बड़ा होता है, कोई छोटा जीव होता है, तो उसका संरचना हो गया। आदि के आधार पर, यानी उसके आधार पर हम अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसके कारण इनका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अगर हम किसी भी इसके गुण, यानी रहन सहन, संरचना, स्वभाव, लक्षण के आधार पर हम किसी भी जीव को विभाजित करते हैं, तो उसका अध्ययन करना हमें आसानी पूर्वक हो जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन करना अनिवार्य है। क्लासिफिकेशन को वैज्ञानिक शब्द है, क्लासिफिकेशन का वैज्ञानिक शब्द है टेक्सा। क्या है? टेक्सा। और टेक्सा से क्या बना है? टेक्सोनॉमी। अगर आपसे पूछे क्लासिफिकेशन का वैज्ञानिक शब्द क्या है, क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक वर्ड क्या है, तो आप लोग को बताना है टेक्सा। और टेक्सा का जो वैज्ञानिक नाम है टेक्सोनॉमी है। क्या है? टेक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिनियस को। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी के बारे में आप लोग को बता दिए। ठीक है, एक बार फिर से ये सभी के बारे में बता दिए। ठीक है, इन
नोमेनकल्चर के बारे में बता दिए, यानी ICZN और ICBN के बारे में बता दिए। ठीक है, और कोई टॉपिक बचा है? नहीं बचा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, क्या बताने वाले हैं? तो बताने वाले हैं ये टेक्सोनॉमी के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, टेक्सोनॉमी को, तो पूरे टेक्सोनॉमी का एक अलग वीडियो आएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा पार्ट आने वाला है, तो अगर पिछले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप लोग को ये समझ में आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझने में अच्छा लगा होगा। समझने का हम पूरे प्रयास किए हैं, 100% दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी 100% दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।